आज जो है वो 2022 में एक पेपर आया था जिसका कोड है 824 BN। ठीक है, कुछ पेपर आपको दिए हैं तो उसको देखते चलिए। जिन बच्चों के पास नहीं है वो पेपर तो वो क्वेश्चन ले लेगा, नोट कर लेगा, फोटोकॉपी करा लेना, क्योंकि ये पेपर है, बोर्ड का पेपर है, आया हुआ पेपर है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा सही रहेगा हल करने के लिए। अब देखो इसमें ये जो पेपर है इसका पैटर्न पुराना पैटर्न है, अब पैटर्न से चेंज हो गया है, आपको पता है। तो पीछे बात नहीं करो, दरवाजा बंद करो। पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि आपका 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से 50 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और 20 नंबर आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आप सबको पता चल गया। उसके लिए OMR शीट मिलेगी, वो अलग होगी, उसमें उस क्वेश्चन को करना होगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे मगर उसको उसी कॉपी में आपको करना पड़ता था। पायल दूसरा काम नहीं करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ हमको साइंस का पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा आता है, मैम पढ़ा रही हैं तो मतलब उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। हम पढ़ाते समय ही बता देते कि क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपका फिजिक्स के पार्ट में। आइए, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 800 नहीं चल रहा ये देखो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। फिजिक्स का पार्ट जो दिया गया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं तो का नंबर दिया है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि इसका मात्रक पर्टिकुलर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ ऐसा हो? हाँ, क्या देखा है कि इसमें आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प सही होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से सभी? हाँ, कोई बोल रहा है मीटर, कोई बोल रहा है सेंटीमीटर। वास्तव में इसका मात्रक जो है वो कुछ भी हो सकता है, इनमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उसका पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया कि इसको मीटर में ही नापा जाएगा, कि इसको सेंटीमीटर में ही नापा जाएगा या इसको किस में नापा जाएगा। तो इसमें से सभी होगा। ठीक है, इसका विकल्प जो है चौथा वाला, यानी कि इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है, सभी। तो यहाँ पर देखो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, यहाँ पर देखो क्या दिया है, अब प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। ये मान लीजिए आपके पास दो पारदर्शी माध्यम है, ये हो गया आपका अभिलंब, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है। ये वाला कोण कौन सा होगा आपका? एंगल आई, यानी कि आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। अब यहाँ पर दिया है दूसरा वाला कोण जो है परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसमें दिया है कि अपवर्तन कोण का मान, ये जो अपवर्तित हो रही किरण उस वाले कोण को क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है। ये जो बन रहा है इससे अधिक जो है ये फैल जा रहा है। ये कौन सा कोण है आपका? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया, ये है अपवर्तन कोण। प्रश्न में दिया है कि इसकी तुलना में ये ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रकाश की किरण जो है कहाँ से कहाँ की ओर जो है वो जा रही है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है कि विरल से सघन में जा रही है? कोई बता सकता है इसको? हाँ, सघन से विरल में। आपको पता है सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? सघन से, लोगों ने बोला सघन माध्यम से, यहाँ का माध्यम सघन है, यहाँ का विरल। तो यहाँ पर देखो जब भी प्रकाश की किरण, हमने ये भी चीज़ पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी यानी जस्ट अपोजिट, यानी अगर ये माध्यम आपका क्या है, अगर विरल है और यहाँ
सघन माध्यम है, तब क्या होगा आपका, वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब आप कांच के अपवर्तन वाली घटना का प्रयोग कर रहे हैं कांच की गुटके में, तो दो चीजें हो रही है ना, होती है ना, ये जो है ये अभिलंब से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली हो जाएगी, वो फिर वापस ऐसे हो जाती है ना, ये थोड़ा सा झुक जाती है और ये फिर वापस इसी की सीध में आ जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये माध्यम आपका वायु रहता है, जो कि क्या है, विरल माध्यम, विरल, और ये कांच क्या है, सघन माध्यम है ना। तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब इसके बाद जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण जो है विरल सघन माध्यम में कांच से वापस हवा में आ रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है, लेकिन ये वाले कौन सी वाला बड़ा आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो माध्यम क्या होगा, ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम। इसका आंसर सही होगा पहला जो आप लोगों ने बताया, सही बताया, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। प्रश्न नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बताया तो पढ़ा मैंने अभी, नोट कर लीजिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अभी तो पढ़ा मैंने, आपको पेपर भी दिया, उसी से नोट कर लीजिएगा। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अगर अधिक है तो किरण कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे आइए। हाँ, अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स के वैसे क्वेश्चन जो कि आपके थ्योरिकल वाले क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें। तो यहाँ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आया है, नोट कर सकते हैं इसको, कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है, ठीक है। एक रेखा चित्र बनाकर समझाना है, ठीक है। रेखा चित्र अगर नहीं भी दिया होगा तो भी आपको रेखा चित्र बनाना है, बनाकर समझाइए, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बन जाएगा? बोलो भाई, तेजी से बोलो। पता है, पढ़ा है, मैंने टेस्ट लिया था उसमें भी दिया था ना, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। जब भी क्वेश्चन आएगा रेखा चित्र नहीं दिया तब भी आपको रेखा चित्र बना करके ही समझाना है। परावर्तन के नियम कौन बताएगा, फटाफट बताओ, कौन बताएगा? पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। क्या नाम तुम्हारा? देखो ये आपतित किरण, बच्चे क्या कॉपी चेक करने में मुझे एक मिस्टेक समझ में आ रही है, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। आप लोग क्या करते हो, तीर का निशान ही नहीं बनाते हो, कुछ लोग यहाँ पे कलाई नहीं करेंगे, कैसे होगा भाई? प्रकाश की किरण कब परावर्तित होगी? जब अगर मान लो उसमें सतह नहीं होगी, शीशा नहीं लगा होगा, कलाई नहीं की होगी, तो उसके अंदर चली जाएगी ना, कांच है वो। हाँ, तो इसको आपको दर्पण के लिए कलाई दिखाना जरूरी है कि हाँ ये इस तरीके से इसमें कुछ किया हुआ है, तब वो परावर्तित हो रही है। ये आने वाली किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये क्या है आपका? अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लंब का मतलब ये होता है 90 अंश का कोण, ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम हमने पढ़े हैं, क्या? आपतन कोण यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई एंगल आर के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला नियम हो गया आपका। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीन, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये हमने अभिलंब कहाँ खींचा? लंब तो कहीं पे भी खींच सकते ना, लेकिन नहीं, आपतन बिंदु जहाँ पर ये मिल रही है प्रकाश की किरण यहाँ पर, उस पर जो हम अभिलंब खींच रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा प्रकाश के परावर्तन का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, और आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नोट कर लीजिएगा आप ये सब, खाली पीरियड रहेगा फिर से वापस कर लीजिएगा बोर्ड, ठीक।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से। एक मोटर बाइक के हैंडल पर, ठीक, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो आपको ये सभी को पता है कि बाइक में कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण तो लगा हुआ है, और उसकी त्रिज्या दी हुई है, यानी कि क्या दिया हुआ है? त्रिज्या, यानी कैपिटल आर दिया है, आर बराबर 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर पर जो है उसका क्या लगा? 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है यानी कि पीछे की ओर होगा ना, 4 मीटर की दूरी पर है, पीछे की ओर है, यानी कि u का मान क्या आ गया आपका? 4 मीटर है, और पीछे की ओर है यानी कि दर्पण ये है, ठीक, और इसके इस तरफ है, तो इस तरफ की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक में होती है, तो हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, -4 मीटर, ठीक है। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा? पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब, यानी ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो कितना दूरी पर उसको दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमें प्रतिबिंब यानी v का मान ज्ञात करना है, v का मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात जो है फोकस दूरी बराबर क्या होता है? 2/2, क्या हो गया? 1 मीटर। सब सूत्र आपको लगा देना है। 1/f बराबर क्या होता है? 1/1 बोला करो तुम लोग भाई, ऐसा लगता है जैसे एकदम जानती नहीं हूँ, पढ़े नहीं हूँ। 1/f, f की वैल्यू क्या है? 1, u की वैल्यू क्या है? -4, v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, v ही रहने दो, 1/v इधर ही रहने दो, ये इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे माइनस दिया है, इस तरफ जाएगा क्या होगा? प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे हम लोग 4 और इधर 1 यानी 5/4। तो 1/v बराबर क्या आ गया आपको? 5/4। तो v बराबर क्या जाएगा? 4/5। भाग दो, 4 से भाग जाएगा तो दशमलव पहले आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 5×8 40, 0.8 मीटर। ये आपका आंसर होगा। आंसर अलग से लिख दीजिएगा कि पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब जो है 0.8 मीटर पर बनेगा, मतलब पर दिखेगा उसको, ठीक है। सबको समझ में आया? नेक्स्ट आइए, इसी से संबंधित ही एक क्वेश्चन और आ गया है। वैसे जनरली 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर के, मगर इसमें आया है तो उसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे इसको करना है। आगे बढ़ें। ये सबको समझ में आ गया है? अब यहाँ पर दिया है, प्रश्न में पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ दिया, आप नोट कर लीजिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? उसे सही दृष्टि कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और वो पढ़ कहाँ तक पा रहा है? 50। मतलब ये कि उसका ऐसा नज़र है, वो ऐसे पढ़ ले रहा है लेकिन ऐसे पास ला रहा है तो नहीं पढ़ पा रहा है, यानी उसको पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है, पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो है पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। फिर इसमें कहा गया है 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, दूर दृष्टि दोष है तो उसका मतलब है उसको उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। जब भी दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन से लेंस का प्रयोग होता है? और निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस। अवतल लेंस जनरली जो बच्चों को लगता है या जो जनरली आप कम एज में देखते होंगे कि उनको चश्मा लगा तो वो अवतल लेंस का लगता है। उत्तल लेंस जो रहता है वो 40+ यानी जिसमें आप सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हो तब वो वाला चश्मा लगता है। कौन सा वाला? उत्तल लेंस, ठीक है, जो इसमें बात की गई है। आगे बाद में सॉल्व करेंगे आप, बता दे रहे, थोड़ा हिंट कर दे रहे। देखो इसमें यहाँ पर दिया है v बराबर क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिए। उत्तल लेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरफ होगा तो माइनस में आएगा। u बराबर दिया है
याद करना है। लेंस का यहाँ पर सूत्र लगेगा। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/d माइनस 1/u। बस यहाँ पे मान रख देंगे तो f का मान आ जाएगा। निकालिएगा कितना आया है, ठीक है? वो आएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा प्रयोग होगा? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। और ये आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आइए आप केमिस्ट्री की ओर थोड़ा सा बढ़िए। केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कल हमने परसों पढ़ा था। धावन सोडा 4 ऑप्शन दिए हैं, NaOH, NaSCO3, Na2CO3, 10H2O और CaOCl2। क्या होगा? घर जाके लिखा होगा किसी ने तो उसे याद होगा। हाँ बताओ। Na2CO3, 10H2O। किताब खोलिए, जो चैप्टर पढ़ा है उसको, उसमें जब जो लास्ट वाले देखिए तुरंत मिल जाएगा आपको। बुक है आपके पास में, खोलो खोलो बुक भी अंदर रखी हो तुम लोग। बुक में दिया हुआ है जो हमने कल पढ़ा था ना, लास्ट तरफ पहले से वो सब बताया था ना, उसमें देखो ये दिया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ है धावन सोडा। और इसका यहाँ पर सबसे आगे जो है वो फार्मूला दिया हुआ है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? वैसे देखो खोलो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे धावन सोडे का, यहाँ पे दिया हुआ फार्मूला दिया हुआ कैसे उसका वो बनना है। उसका सूत्र सबसे पहले जो है दिया है, धोने का सोडा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ये आपको बन भी जाएगा बहुत जल्दी, आप लोग सब बता दोगे। 1 मिलियन नीले लिटमस को लाल कर रहा है, नीले को लाल कर दे रहा है, ठीक है? तो उसका पीएच क्या होगा? 6, 7, 8, 10। क्या होगा बताओ? 6 होगा। क्यों? क्योंकि लाल कर रहा है यानी क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल होगा यानी कि क्या हो जाएगा? वो 7 से कम होगा। 7 से कम कौन सा अंक दिया? केवल 6। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आइए, कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, उसको रासायनिक समीकरण दिए हैं संतुलित करने के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। भैया मैं रासायनिक समीकरण दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 4, ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक है? और यहाँ पर जो दूसरा जो है एक और सूत्र दिया है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। नोट कर लीजिए बस, Zn+2 AgNO3 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। ये संतुलित करेंगे तो आगे लगेगा, ठीक है? चलो बायोलॉजी वाला पार्ट बचा, संचारण आया है, संचारण लिख लोगे आप लोग ना? ठीक। चलिए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को कौन रोकता है? कौन सी परत रोकती है? ओजोन। और ऊर्जा का सिक्का ATP, ठीक है? लिंग निर्धारण आया है, लिंग निर्धारण जो है समझाइए, कर लोगे आप लोग। आहार नाल के बारे में आया है, आहार नाल का चित्र बनाते हुए प्रक्रिया कर लोगे। उत्सर्जन के लिए वक्राणु की संरचना का वर्णन, ये भी आपने किया हुआ है। मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या ना, पेपर दिया है मैंने, नोट कर लीजिए, ठीक है? इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।